हाय एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो आपका है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, आइए इसके बारे में एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 ऑन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट issued by the Council of the Institute of Cost Accountants of India। ठीक है, तो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड है ये हमारी काउंसिल ने हमको दिए हैं। इन दिस स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड पोर्शन हैव बीन सेट इन बोल्ड इटैलिक टाइप। मतलब जो प्योर स्टैंडर्ड है, जो प्योर रूल है, वो आपका बोल्ड इटैलिक जो हमारे शब्द हैं, जैसे ये वाला पैराग्राफ, ये हमारा मेन स्टैंडर्ड है। और हमारे पास कुछ बैकग्राउंड मटेरियल है जो नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल फॉन्ट में लिखा गया है, जिसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। दीज आर टू बी रीड, मतलब ये स्टैंडर्ड हमें पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैकग्राउंड मटेरियल विच हैज़ बीन सेट इन नॉर्मल टाइप। Introduction. The standard deals with the principles and methods of measurement and assignment of overburden removal cost and the presentation and disclosure in cost statement। ये स्टैंडर्ड हमें वो सिद्धांत, वो मेथड बताता है मेज़र करने के, असाइन करने के। मेज़र और असाइन किस चीज़ को? ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट को। और ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे कॉस्ट शीट में, कॉस्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, ये बात भी हमें बताएगा। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एंड असाइनिंग ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है कि जब कोई एक एंटिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 को फॉलो करे तो वो लगातार फॉलो करती रहे, यूनिफॉर्म बेसिस पर फॉलो करती रहे। क्या फॉलो करना है? प्रिंसिपल्स और मेथड्स, और हाउ टू असाइन, हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू डिस्क्लोज द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। इस स्टैंडर्ड का ज़रा स्कोप देखते हैं। इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर। ये स्टैंडर्ड किस पे लगेगा? ऐसी कॉस्ट शीट पर जिसको रिक्वायरमेंट है कि आप क्लासीफाई करो, मेज़र करो, असाइन करो, प्रेजेंट करो, डिस्क्लोज करो। क्या? ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन, दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। अब कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो आपके काम आएगी, जैसे एबनॉर्मल कॉस्ट हमने बहुत बार पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर नहीं होती, सडनली आ जाती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। एन अनयूजुअल और अ टिपिकल कॉस्ट हुज occurrence is usually irregular and unexpected and or ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से भी अगर आपकी कोई कॉस्ट आई, जैसे आपका वर्कर स्ट्राइक नहीं करता पर अचानक पता नहीं क्यों कर गया स्ट्राइक, ठीक है, बहुत सारी बारिश आ गई, पानी भर गए तो फिर काम नहीं हो पाया, तो ऐसी कोई सिचुएशन जिससे आपके प्रोडक्शन में, आपके ऑपरेशन में बाधा आई, तो वो सारी कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। मतलब प्रोडक्ट में ऐड तो होएगी बट वो एबनॉर्मल कॉस्ट में आएगी। अब जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे महंगाई हो जाती है, सामान महंगा हो जाता है, तो वो सामान महंगा कैसे होता है? आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, और फिर अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है? सबसे पहले ओवरहेड्स होता है इनडायरेक्ट खर्चे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे इनडायरेक्ट खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन क्या होता है?
amortization is the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life। amortization डेप्रीशिएशन का ही दूसरा नाम है। बस जहाँ पर इंटेंजिबल एसेट को आप डेप्रीशिएट करते हो वहाँ पर हम amortization वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, दोबारा पढ़ लो। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉस्ट सेंटर, कोई कस्टमर, कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई सर्विस और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो जिम्मेदार है फॉर विच कॉस्ट आर अजर्टेन, जिसके लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये पेन, ये कमरा, ये क्लास, ये शर्ट, अगर आप किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप उसके लिए सारा काम कर रहे हो, तो वो होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी इंक्लूड्स माइनिंग ऑपरेशन ऑल्सो। भाई माइनिंग भी तो एक हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो अगर हम पता लगाना चाहें माइनिंग में कितना खर्चा आता है तो वो भी एक क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है करंट रेशो। द रेशो ऑफ ओवरबर्डन रिमूव्ड टू मिनरल प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पैच ऑफ माइन ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है, ये वो रेशो है, करंट रेशो वो रेशो है किस किस के बीच है। पहली बात तो ओवर बर्डन, जितना भी आपने रिमूव किया उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जितना भी मिनरल प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे करंट रेशो का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला यहाँ पर अलग है, फाइनेंशियल अकाउंट में अलग होता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 की बात अगर हम करें तो करंट रेशो का मतलब है ओवरबर्डन रिमूव्ड डिवाइडेड बाय मिनरल प्रोड्यूस। और ये दोनों जो आपको फिगर लेनी है, ये लेनी है इन अ पर्टिकुलर पैच ऑफ माइन ड्यूरिंग द ईयर। एक पैच का दोनों आपको वैल्यू लेनी है। क्वांटिटी ऑफ मिनरल इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड माइनेबल मिनरल lying exposed. Quantity of overburden removed is the net quantity after adjustment of opening and closing advance striping quantity। सबसे पहली बात, इस वाले पॉइंट को कहीं पर अलग से लिख लेना। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से बन सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा करंट रेशो निकालो, तो आपको पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है डेप्रीशिएशन। तो भाई डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट इम्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, इम्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, आपकी जो खर्चा होता ही नहीं बट बोलते हैं खर्चा हुआ है, लाइक डेप्रीशिएशन, लाइक प्रोप्राइटर को रेंट पे किया, ठीक है, अपनी दुकान में बैठा है खुद को ही रेंट पे कर रहा है, तो ये होती है इम्यूटेड कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट मतलब नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटफ्लो, कोई भी कैश नहीं गया, कम्यूटेड फॉर एनी पर्पस। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, बहुत बार बात हुई है पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कई बार ये आपका टॉपिक आया है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जानते हो। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है माइंस ओवरहेड, या फिर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an entity in connection with the financing arrangement. Example, interest and commitment charges on bank borrowings, या फिर बैंक बोरोइंग के अलावा आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है तो। फाइनेंस चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस लीज एंड अदर सिमिलर अरेंजमेंट भी यहाँ पर कवर है। एक्सचेंज डिफरेंस भी यहाँ पे कवर है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स अप टू दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट।
The term interest and financing charges, finance cost and borrowing cost are used interchangeably. नेक्स्ट, माइनिंग ओवरहेड. ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चे. तो एक माइन के इनडायरेक्ट खर्चों को बोलेंगे माइन ओवरहेड. इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द माइनिंग प्रोसेस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज. This relates to the activities of both mineral extraction and overburden removal. ठीक है. Next point, mining plan. It is the plan expected to provide information जिसकी हमें ज़रूरत है, required to measure the stripping activity with reasonable consistency. ओवरहेड क्या होता है? सारे आपके इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरबर्डन क्या होता है? इट इज़ द ओवरलाइंग मटेरियल जनरली हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू. ऐसा ओवर मटेरियल जिसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है. ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट क्या होती है? जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है. It is the cost incurred to remove the overlying material from the mine site. तो अभी तक देखा जाए तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 प्रॉपर एक माइन के लिए बना गया है. ठीक है. रेशियो वेरिएंस क्या होता है? इट इज़ द वेरिएंस बिटवीन करंट रेशियो एंड स्टैंडर्ड या फिर एवरेज स्ट्राइपिंग रेशियो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी of mineral produce during the period. ठीक है. Next, repair and maintenance cost. Cost of all activities which have the objective of maintaining or restoring an asset in or to a state in which it can perform its required function at intended capacity and efficiency. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है भाई? कोई भी ऐसा एसेट जिसको अलाइव रखने के लिए, जिसको चलाने के लिए उसको खर्चा आपको पे करना पड़ता है जिससे वो परफॉर्म कर सके आपके दिए गए या आपके डिजायर्ड रिक्वायर फंक्शन के हिसाब से. नेक्स्ट, स्ट्रिपिंग एक्टिविटी. देखो आपने यहाँ पर कुछ पढ़ा था, स्ट्रिपिंग रेशो वो यहाँ पर है. उससे पहले ये स्ट्रिपिंग एक्टिविटी क्या है आइए पढ़ते हैं. इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल दैट बेनिफिट. जिससे क्या बेनिफिट मिलता है? द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ एन और टू बी माइंड बाय द एंटिटी. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमको ओवरबर्डन रिमूवल करने के बाद फ़ायदा मिलता है. द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ, और वो फ़ायदा किस रूप में होता है कि जो और मटेरियल होता है ORE वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है इस एक्टिविटी करने के बाद. अब शिपिंग रेशो क्या है? शिपिंग रेशो इज रेशो ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ बर्डन टू ओर. जनरली overburden is measured in cubic meters and जो और होता है वो तो एक सॉलिड फॉर्म होता है तो वो टन्स में मेजर होता है. therefore the stripping ratio is equal to volume of overburden जो आपको लेना है मेट्रिक में, और फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है वेट ऑफ और जो आपको लेना है टन में. तो भाई यहाँ पर भी एक आपको फॉर्मूला देखने को मिला, इसको हाईलाइट करके रखना. चलिए नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन है स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशो. दिस इज द रेशो बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन टू बी रिमूव्ड इन क्यूबिक मीटर. एंड क्यूबिक मीटर का मतलब यही होता है जो आपने m और ऊपर 3 लगाया. ठीक है. क्यूबिक मीटर, मैट्रिक नहीं होता है, क्यूबिक मीटर. एंड द टोटल मिनरल टू बी एक्सट्रैक्टेड इन टन्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड लाइफ of the project. The term
standard stripping ratio and average stripping ratio denote the same meaning and are used interchangeably. याद रखना, क्या पता एमसीक्यू में कोई पॉइंट आ जाए कि जो आपका ये स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो होता है और एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है. द रेशियो शैल बी रिव्यूड पीरियोडिकली एट लीस्ट एवरी 5 ईयर. मतलब इस रेशियो को हम बार बार निकाल के देखेंगे. अगर आप हर साल निकालो तो अच्छी बात है, हर महीने निकालो तो अच्छी बात है, बट स्टैंडर्ड बोलता है कि मिनिमम 5 ईयर्स के इंटरवल में तो कम से कम निकालो ही निकालो. टू टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन जियोलॉजिकल फैक्टर सच एज एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सॉइल and or body. The ratio shall be reviewed immediately if the geological factor alter radically, for example due to earthquake. क्योंकि earthquake से जो हमारी मिट्टी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है. तो अगर ऐसा कुछ जियोलॉजिकल फैक्टर हुआ है तो आप फिर इमीडिएट इस रेशियो को निकालो और फिर कंप्यूट करो और अपना डिसीजन लो. The reported quantity of overburden is considered in cost statement where the variance between the reported quantity and the measured quantity is within the permissible limit. जो reported quantity है एक overburden की, वो हम cost statement में consider करेंगे कब? जब जो variance है between the reported quantity एंड द मेजर्ड क्वांटिटी वो एक परमिसिबल लिमिट के अंदर है. अब ये परमिसिबल लिमिट क्या है? जो भी मैनेजमेंट कंपनी का और जो भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इकोनॉमिकली देखकर आपस में सेट करेंगे. रिपोर्टेड क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन दैट इज नेसेसरी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिनरल रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल 3:1 स्टाइपिंग रेशियो का मतलब है मीन्स डेट माइनिंग 1 ton ऑफ ओर रिक्वायर माइनिंग 3 cubic meter ऑफ वेस्ट रॉक दैट इज ओवरबर्डन. मतलब क्या मतलब है कहने का? मतलब ये है माइनिंग ऑफ 1 ton ऑफ ओर. अगर आपको 1 टन ओर बनाना है तो इसके लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी 3 cubic मीटर वेस्ट रॉक की, जो आपका ओवरबर्डन भी एक तरह से आपके ऊपर है. क्योंकि जब तक आप वेस्ट रॉक नहीं बनाओगे तब तक आपके पास और हाथ में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी और लास्ट डेफिनेशन आपकी एडवांस स्ट्रिपिंग. एडवांस स्ट्रिपिंग इज द एक्सेस ओवरबर्डन रिमूव्ड इन बिटवीन द ओवरबर्डन बेंच एंड एज्यूम्ड एंगल ऑफ रिपोज ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मिनरल बेंच फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिनरल देन व्हाट इज नीडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. दोबारा पढ़ते हैं. एडवांस स्ट्रिपिंग क्या है? वो एक एक्सेस ओवरबर्डन रिमूव्ड है. मतलब एक एक्सेस पोर्शन है किस किस के बीच? ओवरबर्डन बेंच, जितना हमें करना था रिमूव ओवरबर्डन बेंच, मतलब इतना तो करना ही था. एंड एज्यूम्ड एंगल ऑफ रिपोज ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मिनरल बेंच from the surface of mineral then what is needed for extraction of mineral. ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जिनके बिहाफ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के कंप्यूटेशन और इसका ट्रीटमेंट करना है. हाँ जी, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट जिसका मतलब हमने पढ़ा था वो आपका हिस्सा बनेगी शैल बी द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट
रिलेटिंग टू ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी, मतलब डायरेक्ट खर्चा हो चाहे इनडायरेक्ट खर्चा हो, कौन सा खर्चा, ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा, तो वो दोनों ही ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब जो ऊपर हमने पढ़ा डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, इंक्लूड्स, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इंक्लूड्स आपको बहुत सारे कंपोनेंट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताओ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट कितनी है। तो पहली बात तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेनी है। अब डायरेक्ट में क्या लेना है और इनडायरेक्ट में क्या लेना है, आइए वो पढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स लाइक machinery spares, explosives and detonators, manpower, equipment usage, utility payments made directly to contractor and other identifiable resources consumed in such activity। ठीक है। Similarly, indirect cost includes the cost of resources common to various mining operation including overburden removal activity such as manpower, administrative overhead, loading and unloading equipment usage and other cost allocable to such activity। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट attributable to a development phase of a mine area shall be capitalized as non-current asset। overburden removal cost related to a development phase, जब एक माइन डेवलप हो रही है उस टेन्योर के दौरान अगर आपने कोई ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट इनकर करी तो वो कैपिटलाइज होएगी और वो नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में जाएगी। when it is probable that future economic benefits to the area will flow to the entity and such cost can be identified and measured separately। next point, the overburden removal cost attributable to developed area, डेवलप्ड एरिया, जो एरिया अब डेवलप हो चुका है, डेवलप्ड एरिया ऑफ माइन shall be charged to production of ore at the standard striping ratio। The cost of advanced striping activity whose economic benefit is likely to flow to the entity during the subsequent period shall be capitalized and amortized। अगर कोई क्वेश्चन में एडवांस स्ट्राइपिंग एक्टिविटी की कॉस्ट गिवन है तो वो भी कैपिटलाइज होगी और उसका कुछ हिस्सा हम पीएनएल में मतलब अपने कॉस्ट में ऐड ऑन करेंगे। इफ द रिमूवल ऑफ ओर इज मोर देन द स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट रिमूवल ओवरबर्डन शैल बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन either by creating the reserve or by adjusting the earlier capitalized overburden removal cost। अगर कोई आपने और का रिमूवल किया किसी एक स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो से ज़्यादा तो फिर क्या होगा, देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट रिमूवल ओवरबर्डन, तो जितना भी डेविएशन है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे, या तो एक रिजर्व बना के या फिर जो आपने पहले कैपिटलाइज कर रखा है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट को उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओवरबर्डन शैल बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ट्रिप्स अंडरटेकन बाय इक्विपमेंट फॉर ओवरबर्डन रिमूवल और बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओवरबर्डन कैसे निकाला जाएगा, शैल बी मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स अंडरटेकन बाय इक्विपमेंट फॉर ओवरबर्डन रिमूवल और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है,
आप नंबर ऑफ ट्रिप्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक इक्विपमेंट ने जितने भी लिए, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ओवरबर्डन रिमूवल जितने भी हुए उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मेजरमेंट एट रेगुलर इंटरवल में बी कैरिड आउट बाय वॉल्यूम या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन टू अराइव एट फेयर क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूव्ड। फाइनल असेसमेंट विल बी मेड बेस्ड ऑन साइंटिफिक methodology. Current ratio is determined by dividing the actual overburden removed, मतलब net quantity after due adjustment for opening and closing advance shipment quantity with the actual production of mineral including adjustment for mineral quantity of mineral lying exposed ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमको यहाँ पे अगर मैं एक डैश लगाऊं तो ये दोनों से हमारा बनेगा करंट रेशो। क्या है आपका पहला कंपोनेंट है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय आउटसोर्सिंग शैल बी डिटरमाइंड एट एग्रीड प्राइस। अगर आपने ये काम किसी थर्ड पार्टी को दिया है तो फिर कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल क्या होगी, जितना भी पैसा आप उसको दे रहे हो एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और अगर आपने कोई टैक्सेस भी पे किए तो वो भी आपका खर्चा बनेगा, और अदर खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देयर टू शैल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल। The cost shall also include the cost of resources provided to the contractor by the company. आपने थर्ड पार्टी को अपनी कंपनी से कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करे गए जो उस एक्टिविटी में काम आने हैं, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी ऑफ ईच माइन शैल बी कंप्यूटेड एंड कंसीडर्ड सेपरेटली। हर एक माइन की कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल अलग अलग निकाली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट, कोई इंसेंटिव और कोई सिमिलर नेचर का अमाउंट आपको मिला या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी इफ एनी शैल बी रिड्यूस्ड फॉर असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल फॉर अ पैच या फिर एक प्लॉट टू विच द अमाउंट आर रिलेटेड। भाई जिस काम के लिए खर्चा हो रहा है उसी काम के लिए अगर आपको कोई फ़ायदा मिल जाता है तो उस खर्चे में से वो फ़ायदा माइनस होगा, सिंपल। नेक्स्ट, एनी ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मल सिचुएशन इफ मटीरियल एंड क्वांटिफिएबल shall not form part of the overburden removal cost। तो अगर कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आई और वो सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और हमने वो प्रभाव रुपयों में काउंट भी किया, तो फिर वो एबनॉर्मल कॉस्ट, अगर मैं इस वाले पॉइंट को बोलूँ एबनॉर्मल कॉस्ट, तो वो हमारे ओवरबर्डन रिमूवल का पार्ट नहीं बनेगी। अब एबनॉर्मल सिचुएशन जैसे फायर, केविन, फ्लडिंग एंड अदर सिमिलर इवेंट ऑफ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कोई डैमेजेस या कोई अदर सिमिलर पेमेंट जो कानूनन सरकार ने आपके ऊपर लगाई, पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी को पे किया, आपने अपने क्रेडिटर को या आपने अपने किसी भी वेंडर को ये सब पेमेंट करी, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ऑल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। नेक्स्ट, अगर आपने कोई बदलाव किया, any change in the cost accounting principle applied for the determination of the overburden removal cost,
तो ये बदलाव तभी करना जब या तो सरकार बोले, हमारा इंस्टीट्यूट बोले, ठीक है, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और फॉर कंप्लायंस। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये पॉइंट आपका वही पुराना है कि अगर आपको कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बदलाव करना है तो तभी करना जब कुछ कानून में ही बदलाव आ जाए, या फिर आपको कंप्लायंस करना पड़े विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब आप पहले नहीं कर रहे थे बट अब आपको करना है कंप्लायंस, तो आप अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो, अपने मेथड को, अपनी मेजरमेंट को, अपनी क्लासिफिकेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने डिस्क्लोजर को चेंज कर सकते हो। या फिर आपके बदलाव से क्या प्रभाव पड़ रहा है, वुड रिजल्ट इन अ मोर अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए अब इस कॉस्ट को असाइन कैसे करना है। डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगी ओवरबर्डन रिमूवल की, वो शैल बी असाइन टू द ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट शैल बी असाइंड इन द रेशियो ऑफ, जो कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट होगी उसको हम टुकड़ों में मतलब प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, असाइन करेंगे। कैसे, इन द रेशियो ऑफ मशीन आर एक्चुअली एंगेज फॉर मिनरल एंड ओवरबर्डन रिमूवल और एनी अदर अप्रोप्रिएट मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे, डेट अपोर्शन द कॉस्ट इन एन इक्विटेबल मैनर। तो हम तो कह रहे हैं या तो मशीन आर को बिहाफ मान के बांट दो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि और कुछ रेशियो हो सकती है तो आप ले लो। एग्जाम में क्या लेना है, मशीन आर लेना है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इस रेशियो पे लेना है तो उस पर ले लेना। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल बी अपोर्शन टू मिनरल एंड ओवरबर्डन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे आपको रेशो निकाल के फिर दोनों में बांटना है। वो रेशो क्या होगी, अच्छा बढ़ेगा किसके किसके बीच, मिनरल और ओवरबर्डन के बीच, बट रेशो क्या होगी, एक्चुअल मिनरल प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ओवरबर्डन रिमूव्ड ड्यूरिंग द पीरियड और ऑन द बेस। या फिर अगर आपको ये वाली रेशो नहीं लेनी तो आप एक्चुअल मशीन आर्स के बिहाफ पर भी कर सकते हो, एंगेज फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड ओवरबर्डन रिमूवल। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ भी बेसिस हो सकता है सुटेबल, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन का क्या रूल है, ओवरबर्डन रिमूवल, एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट डिटेल, ये तीनों चीज आपकी प्रेजेंट होगी सेपरेटली और ईच माइन की सेपरेटली। क्या क्या डिस्क्लोजर आपको करने हैं, द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, जैसे बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, सेकंड वेयर कॉस्ट ऑफ रिमूवल is considered on the basis of standard ratio, then any variation चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो वो आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम द करंट रेशियो। नेक्स्ट, कोई सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव अगर आपको मिला है जिसको आपने रिड्यूस किया है अपनी कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल से, वो भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई क्रेडिट रिकवरीज रिलेटिंग टू ओवरबर्डन रिमूवल, वो भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई अबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। नेक्स्ट, पेनल्टीज एंड डैमेजेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर मटीरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वान्टिफिएबल, यानी कि कुछ भी आपने डिस्क्लोज कर दिया, वो डिस्क्लोज़र एक बड़ा डिस्क्लोज़र मतलब जिसका प्रभाव बड़ा मटेरियल पड़े, इम्पोर्टेंट हो और रुपयों में या क्वांटिटी में मापा जा सके। डिस्क्लोज़र आपको कहाँ देना है, या तो कॉस्ट शीट में लिख दो या कॉस्ट शीट के नीचे फुटनोट में लिख दो, या अलग से एक सेपरेट शेड्यूल, अलग से एक पन्ना लगा दो। डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट और एज अ फुटनोट और एज अ सेपरेट
शेड्यूल। लास्ट पॉइंट डिस्क्लोजर का, आपने कोई चेंज किया अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, अपने मेथड्स में, जो आपने अप्लाई कर रखे थे, अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द कॉस्ट स्टेटमेंट। जिस बदलाव का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा, विच हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज। अगर जो प्रभाव, जो इफेक्ट पड़ा है वो ज़्यादा नहीं है या फिर उसको आप मेज़र नहीं कर पाए, तो हमें फिर उसका ओनली कारण बता दो कि क्यों आपने चेंज किया। where the effect of such change is not ascertainable wholly or partly, then the fact shall be indicated। चलिए लास्ट पॉइंट आपके स्टैंडर्ड का, ये स्टैंडर्ड आपका कब से लागू हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद। दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द पीरियड commencing on or after 1 April 2017 for being applied for the preparation and certification of the general purpose cost statement। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।